बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक अगेन इन ई एजुकेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बेंजीन के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उस की इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना, आर्थो मेटा पैरा के बारे में, कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया था ये वाला, उसके ऑब्जेक्शंस के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेंजीन का ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। ठीक है। आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर दिया गया था बेंजीन का, उसमें 6 कार्बन थी, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, रेगुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर था, और 6 की 6 कार्बन क्या थी, डबल बॉन्ड के हिसाब से बनी हुई थी। और ईच कार्बन इज sp2 हिब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि हम जानते हैं इन बेंजीन के अंदर ईच कार्बन इज sp2 हिब्रिडाइज्ड ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है जी। और इसका जो एंगल है वो 120 का बॉन्ड एंगल है, जो हमने एक्सरे में बताया था। इसके अंदर 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और 3 क्या है इसके अंदर पाई बॉन्ड्स हैं। 6 जो हाइड्रोजन लगी हुई हैं वो भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है जी। और 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये डिस्क्रिप्शन है बेंजीन की। और जब हम देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडेशन किस तरह होती है, एक s और 2 पाई को, सॉरी, एक s और 2p को मिक्सअप करके, ठीक है जी, एक s और 2 पाई को मिक्सअप करके ये sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। और ये 2pz जो सा है ये क्या रहेगा, अनहिब्रिडाइज्ड। तो ये मैंने 6 कार्बन लगाए हुए हैं, ठीक है जी। और आपको पता है जब एक एस और 2p आपस में मिक्सअप होते हैं तो इस तरह की शेप बनती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है जी, लाइक अ फैन, पंखे जैसी। ये हमारे पास शेप होती है कि ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है इसकी। तो अब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। देखिए ये कार्बन जो सी पंखे की तरह लगी हुई है, और ये इस कार्बन का sp2, ये इस कार्बन का sp2, और ये sp2। ये कार्बन जो तीसरी है इसका ये sp2, ये sp2, और ये sp2। देखिए हर कार्बन क्या है, लाइक अ फैन। और ये sp2, ये sp2, और ये sp2 बनाया मैंने नीचे, एक sp2, एक sp2, और एक sp2, ये sp2, ये sp2, और ये sp2। ठीक है जी। अगर देखा जाए तो ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है, और यहां पर आप हाइड्रोजन्स की ओवरलैपिंग भी दिखा सकते हैं, ये। ठीक है जी। ये इस बन गया C6H6। लेकिन अभी तक हमने पाई बॉन्ड को इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो उसके लिए हम एक स्केलेटल सपोज करते हैं, जो C6H6 है वो मैंने नीचे ये स्केलेटल बनाया हुआ है ये ग्रीन मार्कर से। और हर कार्बन के पास अंडरस्टूड है एक एक 2pz अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो लोकेट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कार्बन। तो देखें हर कार्बन के पास एक एक अनहिब्रिडाइज्ड है 2pz ऑर्बिटल। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, अनहिब्रिडाइज्ड की पैरेलल ओवरलैपिंग से। तो देखें जो विसिनल कार्बन होंगे वो आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग कर लेंगे। देखें ये अपर लूप के साथ, लोअर लूप के साथ। ठीक है जी। और इसके साथ तो नहीं हो सकती, ये ऑलरेडी ज्वाइंट है, अपर लूप के साथ, लोअर लूप के साथ, और फिर अपर लूप के साथ, लोअर लूप के साथ। ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, और ये वाला सिंगल। ठीक है जी। इट मींस कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इट मींस कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा डीलोकलाइज हो गई है। ठीक है। और फिर हम एक सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ का, कि ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेट कर रही है और नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेट मीन के डीलोकलाइज कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक छोटा सा टॉपिक था एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट का। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो वो कहता है कि बेंजीन को स्टेबल हमने शो करना है, क्योंकि बेंजीन है ही स्टेबल, हम इसके ऑब्जेक्शंस में पढ़ चुके हैं। अब बेंजीन स्टेबल क्यों है, हमने ये चीज देखनी है। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी को देखने से पहले हम एक कंपाउंड सपोज कर लेते हैं। वो है तो बेंजीन ही, लेकिन सपोज करें कि वो 135 साइक्लोहेक्साट्राईन है। ठीक है जी। ये देखें 135 साइक्लोहेक्साट्राईन, ये बेंजीन ही है, लेकिन हाइपोथेटिकल एक फर्ज करना है हमने कंपाउंड को। हमने इसकी क्या देखनी है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन कैन बी मेजर्ड बाय द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हम किसी भी अनसैचुरेशन कंपाउंड की हम देखते हैं स्टेबिलिटी। तो कहता है लेसर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अगर तो हीट हाइड्रोजन बहुत कम हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो जो क्योंकि नाम से जाहिर है कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या होगी, कम ही होगी। ठीक है, बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि टॉपिक का नाम ही वही है। ठीक है, तो हम वन बाय वन हम इस कंपाउंड की तरफ जाते हैं। तो देखिए पहले एक सिंगल बॉन्ड लगाया, साइक्लोहेक्सेन बनाई, हाइड्रोजन ऐड हुआ, निकल की मौजूदगी में तो साइक्लोहेक्सेन। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो -119.5 किलो जूल पर मोल। इट मींस कि एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब दो पाई बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे, तो एनर्जी रिलीज हुई -239। क्यों? क्योंकि मैं इतनी एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए -119.5 और दो को तोड़ने के लिए -239 किलो जूल पर मोल। लेकिन इतनी तो एनर्जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, -239 किलो जूल पर मोल, लेकिन आई कितनी, -231 किलो जूल पर मोल। तो फर्क आ गया 8 किलो जूल पर मोल का। चले ये फर्क कोई इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास ये बॉन्ड डाई इन ऐसे बना होता तो शायद ये इतनी ही एनर्जी आती। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, कॉन्जुगेशन अल्टरनेशन चाहिए हमें, तो हम बॉन्ड को यहां पर लगा देते हैं। और जब आप बॉन्ड यहां पर लगाते हैं तो देखें सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो मींस के कॉन्जुगेशन आ रही है, अल्टरनेशन आ रही है। और जब किसी कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन आ जाए, अल्टरनेशन आ जाए, तो वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, तो उस कंपाउंड की एनर्जी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। ठीक है, और एनर्जी कम हो गई तो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। इट मीन ये वाला कंपाउंड जरा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और जब हम तीसरा बॉन्ड लगा देंगे इस कंपाउंड को बनाने के लिए, तो मैं तो सोच रहा हूं कि इस कंपाउंड की एनर्जी इतनी आनी चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी, तीन को तोड़ने के लिए -358.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज्ड टू सी दैट वैल्यू ऑफ एनर्जी बाय एडिंग 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। ठीक है, एनर्जी कितनी आती है, 208 किलो जूल पर मोल। इट मींस कि ये तो एनर्जी 231 से भी कम है। इट मींस कि तीन पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी ये कंपाउंड ऊपर वाले कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ गया है 150.5 किलो जूल पर मोल, इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इसको नाम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी का, क्योंकि मैंने यहां पर डिफाइन किया हुआ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेटिकल कंपाउंड एंड द एक्चुअल कंपाउंड। क्योंकि एक्चुअल तो बेंजीन ही है, हाइपोथेटिकल ये है। जैसे हम थ्योरेटिकल यील्ड की बात करते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड है, लेकिन एक्चुअल कितनी आई, 208। ठीक है, तो मतलब पक्की बात है एक्चुअल कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो ये जो डिफरेंस है इनका, थ्योरेटिकल मींस के हाइपोथेटिकल कंपाउंड की एनर्जी का और एक्चुअल कंपाउंड की एनर्जी का, इस एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं आप रेजोनेंस एनर्जी। और याद रखिएगा कि बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कितनी है, 150.5 किलो जूल पर मोल। अब ये बेंजीन सिर्फ स्टेबल नहीं है, बेंजीन अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बेंजीन इज स्टेबल ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये है जी पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, पूरी रिंग में वो घूम रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल इसके करीब आता है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रोफाइल इनके साथ कनेक्ट हो पाएगा। क्लियर? तो ये है हमारे पास एक मुकम्मल टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो जाता है जी, रेजोनेंस मेथड का। रेजोनेंस मेथड ये बहुत ही एक डिफरेंट टॉपिक है। जरा इसको बयान कर लेते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। देखिए आप ध्यान से मेरी बात सुने, ये मैंने दो स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं, तो दोनों बेंजीन ही। लेकिन अब देखें कि जब ए और बी के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, यहां पर ए और बी के दरमियान क्या है, पाई बॉन्ड। इट मीन कि इस स्ट्रक्चर में ए और बी के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहां पर ए और बी के दरमियान क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है। इट मींस के पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर थे, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन ए और बी के दरमियान आ गए हैं। इस स्ट्रक्चर में जो इसको स्ट्रक्चर चाहे ए कह लें, इसको स्ट्रक्चर चाहे बी कह लें, स्ट्रक्चर ए के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए और एफ के दरमियान थी,
अब कहाँ चलेगी, ए और बी के दरमियान। इट मीन कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और कहीं पे ज्यादा हो रही है। इट मीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स आ रही है। कभी वो एफ के दरमियान है, कभी वो ए बी के दरमियान है, कभी वो ईडी के दरमियान है, कभी वो डीसी के दरमियान है, कभी वो बीसी के दरमियान है, कभी वो सी मीन के ए बी सी डी और एफ के दरमियान है, ई और एफ के दरमियान है। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पर कम है तो उसी पोजीशन पर यहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो इनको बोलते हैं कि इनके दरमियान क्या है, रेजोनेंस पाई जाती है। ठीक है, और इनको शो किया जाता है डबल हेडेड एरो के साथ। तो ये दिया था कैक्यूल ने। अब इन्हीं स्ट्रक्चर को बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, मींस के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ गए, इससे इसके अलावा और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो मैंने क्या लिखा, पॉसिबिलिटी। डेफिनेशन में क्या है, पॉसिबिलिटी, यानी और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका नहीं बन सकता। यही दोनों स्ट्रक्चर्स है, तो इनको बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इसी तरह दीवार एक साइंटिस्ट है, उसने भी 3 तरह के स्ट्रक्चर पेश किए बेंजीन के। ठीक है जी। तो अब इनके स्ट्रक्चर्स को हम समझ नहीं सकते, समझ तो सकते हैं लेकिन वो माइंड के बाहर आ जाते हैं स्ट्रक्चर। एक हम बॉन्ड हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है दीवार के स्ट्रक्चर में। देखिए उसने ये 3 स्ट्रक्चर पेश किए, तो दीवार है ग्रेटर कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, बट बॉन्ड्स बिटवीन ये कार्बन C1 C4, बॉन्ड बिटवीन 2 5, बॉन्ड बिटवीन 3 6, ये बॉन्ड्स जो से है ना नॉट फेवरेबल, ये फेवरेबल नहीं है। क्यों, ये जरा देखिए कि अगर हम दीवार के स्ट्रक्चर को हम ड्रा करते हैं, एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर, और ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड, ठीक है ना, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड तो आउट ऑफ द प्लेन गया होता है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो क्या है, प्लेनर है, इसलिए दीवार का स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। तो फिर ये जो कैक्यूल है उसने कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन जो बॉन्ड लेंथ अल्कीन अल्काइन के साथ मैच करके उसने कंप्लीट एक प्रपोज कर दिया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल विद 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैविंग एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशंस। और जो एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन है उसने शो की हुई है सर्कल के साथ। ठीक है जी। ये सर्कल क्या शो करता है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं वो हाईली डीलोकलाइज्ड है और वो किसी भी 3 अल्टरनेटिव पोजीशंस पर आ सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई मसला लगता है तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।